नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सितारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का जो हमारा विषय है वो थोड़ा हटकर विषय है। आज हम जानेंगे कि जो हमारी महादशाएं हैं, जो महादशा हमें चल रही है, वो किस तरह की दशा है और उसका जो कालखंड है, यानी जो उसका पीरियड है, जो समय है, उसमें हम ऐसा क्या कर रहे हैं या क्या नहीं करें कि आगे चल के हमें या आने वाली दशा में हमें काश जैसा शब्द जो रहता है उससे हमें फेस टू फेस न होना पड़े, या हमारे जीवन में किसी भी तरह का कोई अफसोस न रहे। जो महादशाएं चल रही हैं, जो दशा चल रही है, उसमें किसी भी तरह का आने वाले समय में अफसोस नहीं रहे, उसी के विषय में हम आज आपको जानकारी देंगे। थोड़ा विषय हटकर है, इसको बहुत ध्यान से सुनिए और समझिए कि क्या हम कहना चाह रहे हैं और क्या हम कोई भी तरह की गलती न करें कि आने वाले समय में हमें किसी तरह की कोई समस्या हो। ये पूरा महादशा के ऊपर आधारित कार्यक्रम है, या कहें तो विषय हमारा। तो इसे समझने का प्रयास आप कीजिए। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए बात करते हैं कि महादशा कैसी होती है, किस तरह से महादशाएं हमें चलती हैं। मैंने आपके सामने पूरी महादशाओं का विवरण लिखा है कि 9 महादशाएं होती है और इनका क्रम भी मैंने आपके सामने लिखा है और इनकी अवधि कितनी होती है वो सब लिखी है। वैसे प्राचीन काल में जो हमारी आयु थी उसको ज्योतिष के जो ऋषि मुनि थे या जो मनीषी जो थे, उन्होंने हमारी आयु को 120 वर्ष निर्धारित की है। मतलब प्राचीन काल में तो व्यक्ति बहुत लंबी आयु जीते थे, लेकिन उन्होंने जो समय पकड़ा वो औसत आयु पकड़ी। उन्होंने अपने समय की औसत आयु ली जो 120 वर्ष है। वैसे आज के आधुनिक युग में 120 वर्ष की आयु विरले ही जातक भोगते हैं, बहुत कम होते हैं जिनकी आयु 120 वर्ष होती है। ज्यादातर जो जातक होते हैं वो अपनी जीवन में 4, 5 या 6 इतनी ही महादशाओं को भोगते हैं और हर महादशा का अपना अलग अलग काल होता है, उनका अलग अलग समय होता है, उनके अधिपति देव भी अलग होते हैं। आज हम इसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। किस तरह से कोई दशा आती है तो हमें किस तरह से उसका ध्यान रखना चाहिए कि जो हमें अभी दशा चल रही है वो किस तरह की दशा है, हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, जिससे हमें आने वाले समय में किसी तरह का अफसोस न रहे। तो सबसे पहले तो मैं बताऊंगी आपको कि सबसे पहले हमें चलती है सूर्य की महादशा, उसके बाद में चंद्रमा की महादशा है। सूर्य की महादशा जो 6 वर्ष है, चंद्रमा की महादशा 10 वर्ष है, मंगल 7 वर्ष है, राहु 18 वर्ष होती है और गुरु की महादशा 16 वर्ष आंकी गई है। शनि 19 वर्ष होते हैं, 19 वर्ष चलते हैं। बुध की महादशा 17 वर्ष की होती है। केतु जो होते हैं वो 7 वर्ष चलते हैं और शुक्र जो है 20 वर्ष की महादशा होती है। तो इनका टोटल जो योग बनता है वो 120 वर्ष होता है और इन 9 दशाओं के आधार पर हमारी आयु भी निर्धारित की गई 120 वर्ष की आयु। अब हम जानेंगे कि इन दशाओं का आधार क्या है और किसके बाद जैसे जैसे दशाएं आती हैं तो क्या लेके आती है हमारे लिए। आज हम इसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो महादशा होती है वो अपना जो समय छोड़ती है या जो रिजल्ट्स उनके रहते हैं, जो दशा चल रही है वो अपने अनुरूप अपना एक परिणाम देती है। तो उस समय में जो दशा करंट में हमें जो चल रही है उसमें हम ऐसा क्या करें कि नेक्स्ट आने वाली जो दशा है वो हमारे फेवर में रहे। मतलब हमें कौन से कार्य करने चाहिए जिससे आने वाली दशा जो है वो हमारे फेवर में रहे। क्योंकि वैसे तो देखिए कुंडली में जो भी ग्रह आपके इन 12 भावों में बैठते हैं उनके अनुरूप ही वो रिजल्ट्स देते हैं, लेकिन दशा बहुत अधिक जीवन में महत्व रखती है। आपके सामने मैं एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ कि मान लीजिए एक विद्यार्थी है, एक स्टूडेंट है, उसकी कुंडली में पंचमेश की स्थिति बहुत अच्छी होकर के बैठी है, लेकिन अब उसको राहु की दशा चल रही है। मान लीजिए अभी उसको राहु की दशा लगी है। वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन अब उसको राहु की दशा चल रही है और राहु जो है उसके पंचम भाव को देख रहे हैं, दृष्टिपात कर रहे हैं उसके पंचम भाव पर। तो क्या होगा, जैसे राहु की दशा लगती है
माफ कीजिए, जैसी राहु की दशा लगती है वो बच्चा अपनी पढ़ाई से हटने लगता है। उसकी जो एक ट्रैक रहती है, जो स्टडी की जो ट्रैक रहती है, जो स्टडी का जो एक पाथ रहता है, जो बहुत अच्छा पढ़ रहा है बच्चा, उससे उसका मन भटकने लगता है, उसका स्टडी में मन नहीं लगता है, वो जी चुराता है पढ़ाई से। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि उसका पंचमेश तो बहुत अच्छा बैठा है। दशाएं, महादशाएं जो होती है वो आपके जीवन में किसी भी ग्रह का पूर्ण रूप से फल प्राप्त करने के लिए महादशाएं बहुत जिम्मेदार होती हैं। अब दूसरा उदाहरण मैं आपको दे रही हूँ कि यदि किसी की कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी बहुत अच्छा होकर के बैठा है, लेकिन यदि उसके जीवन में भाग्येश की दशा लगी ही नहीं है, तो उसको किस तरह से पूरे रिजल्ट प्राप्त होंगे? जनरली क्या होता है कि यदि दशाएं नहीं लगी है तो हम उन ग्रहों की जो स्थितियां हैं, जो बलाबल आदि लेकर के बैठे हैं, उच्च के या स्वराशि के या मित्र राशि के बैठे हैं, वो अपना प्रभाव सिर्फ 40% तक या ज्यादा 50% देते हैं। लेकिन यदि दशा उनकी चली, जो उच्च के होकर के बैठे हैं, या भाग्येश की दशा चली, या जो ग्रह उच्च की स्थिति में होकर के बैठा है, यदि उसकी दशा चली तो हमें उनके रिजल्ट्स जो है वो 100% प्राप्त होते हैं। आज हम इसी को सीखेंगे या जानेंगे कि किस तरह से कोई दशा चलती है, उसमें हम कैसा कार्य कर रहे हैं और उस काल में हम क्या गलती करने जा रहे हैं, जिसका रिजल्ट हमारी आने वाली दशा में पड़ता है और उसे हमें भोगना पड़ता है, या उस गलती को हमें झेलना पड़ता है आने वाले टाइम में। आज हम इसी के विषय में आपको बताएंगे। तो जो महादशाओं का जो काल है, जो कहें तो क्रम है, जो सीक्वेंस है, उसमें सबसे पहले आती है सूर्य की महादशा, जो 6 वर्ष चलती है। सूर्य की महादशा जो है वो 6 वर्ष चलती है। तो सूर्य किस तरह का ग्रह है? सूर्य बहुत प्रबलकारी ग्रह होता है, थोड़ा अहंकारी होता है, थोड़ा हठी होता है, थोड़ा जिद्दी होता है और काफी पराक्रम लिए हुए होता है, ऊर्जावान भी होता है। तो ऐसे समय में जातक कैसा रहेगा? जातक थोड़ा हठी हो जाता है, थोड़ा स्वाभिमानी हो जाता है। कभी कभी ऐसा सूर्य जो होता है वो आपको आपकी पढ़ाई से भी भटकाता है। यदि वो अच्छी प्लेसमेंट में होकर के नहीं बैठा है तो वो थोड़ा पढ़ाई से भी भटकाता है, वैवाहिक जीवन में भी समस्याएं खड़ा कर देता है ऐसा सूर्य, और आपको काफी अहंकारी तरह का बना देता है, क्योंकि राजशाही गुण सूर्य के पास में होते हैं। तो जातक अपने आप को काफी स्वाभिमानी बना लेता है। जो ऐसे स्वाभिमान में, अहंकार में जब जातक जीता है तो माफ कीजिए, जीता है तो उसकी कुछ भावनाएं जो होती है वो आहत होती है। जो उसकी सराउंडिंग्स रहती है, खास तौर से उसकी उसकी जो गृहस्थी होती है, उसकी वाइफ होती है, उसकी माँ जो होती है, वो इन सब चीजों को झेलती है अपने जीवन में और उनकी भावनाओं को जातक आहत करता है। तो उसका परिणाम कैसे निकलता है? चंद्रमा की महादशा में चंद्रमा जब आता है तो जातक काफी कल्पनाशील हो जाता है, काफी भावनाओं में रहता है वो व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर उसकी भावनाओं को सूर्य की महादशा में आहत हुई उसकी भावनाएं, क्योंकि उसके आसपास जो जातक होते हैं वो काफी उसके अहंकारी स्वभाव से आहत होते हैं। तो उसने कहीं ना कहीं किसी की भावनाओं को आहत किया है, तो उसका परिणाम चंद्रमा की दशा में हमको देखने को मिलता है। चंद्रमा की दशा में जातक भावनाओं में बहता है, उसकी भावनाएं ज्यादा प्रबल हो जाती है, सुख साधन उसको मिलते हैं, माता के सुख में उसको माता के सुख भी उसको मिलते हैं, या ऐशो आराम, क्योंकि चंद्रमा चौथे भाव का कारक होता है, तो यहाँ पर उसको सुख सुविधाएं आदि मिलती है। या कहें तो यदि सूर्य की महादशा में उसने इन सब चीजों को लैक किया है या इन सब चीजों की केयर उसने नहीं की है, अपनी गृहस्थी का ध्यान नहीं किया है, माता का ध्यान नहीं किया है, सुख सुविधाओं को उसने दरकिनार कर दिया है, तो वो यहाँ पर इन चीजों का जो उसको सुख मिलना है चंद्रमा की दशा में, वो उसको कम मिलेगा। कहने का तात्पर्य है कि सूर्य की महादशा में उसको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। वो एक जो सूर्य का ऑरा रहता है, उसके साथ में चंद्रमा का जो आने वाला समय है, उसकी जो शीतलता है, उसको उसे वेस्ट नहीं करनी है, उसको खराब नहीं करनी है। उसे अपनी भावनाओं का, माता का, अपनी सुख सुविधाओं का, अपनी जो मन की चंचलता है, इन सब के ऊपर ध्यान रखना है और आने वाले समय को, यानी चंद्रमा की दशा को अच्छा बनाना है, जो वो अपनी सूर्य की महादशा में अच्छा बना सकता है।
अब है कि भी चंद्रमा की दशा चल रही है, उसके बाद में आएगी मंगल की दशा। अब चंद्रमा की दशा में क्या कर रहा है, जातक बहुत ज्यादा भावना प्रधान हो जाता है, बहुत ज्यादा कहें तो चंचल हो जाता है, मन उसका चंचल हो जाता है, कल्पनाशील हो सकता है, अपनी बहुत ज्यादा ऐशो आराम की जीवन जीना भी वो पसंद करता है, छोटी छोटी बातों पर उसको रोना भी आता है। तो यहाँ पर वो क्या कर जाता है, क्या गलती करता है कि यहाँ पर वो अपना एक तरह से कुछ कमियां ऐसी छूट जाती, भावनाओं में बहकर वो कुछ गलतियां ऐसी करता है कि बाद में उसको कुछ पछताना पड़ता है, जिसका रिजल्ट हमें भोगना पड़ता है मंगल की महादशा में। मंगल क्या होता है, क्योंकि हमने चंद्रमा की महादशा में कुछ गलतियां की, भावनाओं में बहकर कुछ गलत सौदे कर लिए या कुछ गलत हमने डिसीजंस ले लिए, वो उसका प्रभाव मंगल की महादशा में अपने को देखने को मिलेगा कि मंगल की महादशा में हमें क्रोध आता है, जोश आएगा, क्योंकि हमने चंद्रमा की महादशा में ज्यादा कोई पराक्रम नहीं किया। अब मंगल की दशा हमें लगी है तो हमें पराक्रम करना पड़ेगा, क्योंकि मंगल जो होते हैं वो पराक्रम के कारक होते हैं। जोश आता है, क्रोध आता है, वो क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने चंद्रमा की दशा में कुछ ऐसी गलतियां की, कुछ गलत निर्णय हमने ले लिए हैं और भावनाओं में बहकर हमने कुछ गलत डिसीजन ले लिया है, तो उसका भुगतान हमें मंगल की महादशा में करना पड़ रहा है, क्योंकि हमें अब क्रोध आ रहा है, हमने कुछ गलत कर लिया है, कुछ गलत फैसला ले लिया, उसके लिए हमें बहुत ज्यादा मशक्कत मंगल करा रहा है, पराक्रम करा रहा है, क्रोध दे रहा है, हमें जोश आ रहा है, हमारे पास बहुत ज्यादा ऊर्जा आ रही है, हम जोशीले हो रहे हैं, हम कहीं ना कहीं मंगल हमारे वैवाहिक जीवन को, हमारी गृहस्थी को, हमारे खर्चों आदि को, या हमें यहाँ पर कुछ बीमारियां भी मंगल दे सकता है। तो मंगल की दशा में हम ये सब कार्य कर रहे हैं कि हमारे पास रेस्ट करने का समय नहीं है, बहुत ज्यादा पराक्रमी हो गए, बहुत ज्यादा हम काम कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। तो इसका रिजल्ट अब हमें कहाँ देखने को मिल रहा है, राहु की दशा में, जो कि बहुत समय चलेगी, 18 वर्ष का समय रहेगा। यहाँ पे हमने क्रोध कर लिया तो हमने अपनी वाइब्स को यहाँ पर बिगाड़ लिया, हमने ज्यादा क्रोध कर लिया, कहीं हमने जहाँ पे पराक्रम नहीं भी दिखाना था वहां पे हमने काम कर लिया। तो क्रोध में आकर के व्यक्ति क्या करेगा, कहीं ना कहीं अपने रिलेशंस खराब कर लेगा, कहीं ना कहीं वो घाटा खा लेगा, ज्यादा काम भी उसने अगर गलत कर लिए हैं या पराक्रम भी गलत जगह कर लिया है, जहां उसको कार्य नहीं करना था वहां पर भी उसने वो काम कर लिया है, तो उसका रिजल्ट उसको राहु की महादशा में देखने को मिलेगा। अब राहु आए हैं, तो अब राहु जो है वो बहुत ज्यादा आपको अचानक से कहीं गलत तो निर्णय ले लिया आपने, अब आप जुगाड़ करने लग गए, भी अब काम तो चल नहीं रहा है, काम बन नहीं रहा है, तो हम कहीं से कोई जुगाड़ लगाते हैं, हम आउटसोर्सिंग करते हैं, कहीं से किसी को पकड़ लिया, भाई तू मेरा काम कर दे, हमें झूठ बोलना पड़ रहा है, जो चीज है ही नहीं उसके ऊपर भी हम चल रहे हैं, हम खूब मस्तिष्क लगा रहे हैं, कभी इसी को पकड़ते हैं, कभी उसको पकड़ते हैं, भी मेरा कार्य हो जाए, क्योंकि राहु की महादशा में आपके कार्य में विघ्न आता है, बाधा आती है, आपके कार्य नहीं होते हैं, चाहे आपकी कुंडली कितनी अच्छी हो, भाग्यश आपका बहुत अच्छा होकर के बैठा है, यदि राहु आपकी कुंडली में फेवरेबल प्लेनेट नहीं है, अच्छी प्लेसमेंट में नहीं बैठे हैं, तो आपके आय को, आपके भाग्य को और आपके द्वारा लिए हुए निर्णयों को जरूर हिट करते हैं। तो यहाँ पर 18 वर्ष की बहुत ज्यादा मेहनत हो जाती है, हम मेहनत तो करते हैं, लेकिन वहां पर निर्णय जो है या डिसीजन कहें तो जो रिजल्ट्स जो रहते हैं, डिसीजन भी अच्छे नहीं रहते और रिजल्ट्स भी राहु की महादशा में कुल मिलाकर अच्छे नहीं ले पाते हम। तो यहाँ पर सूर्य, चंद्र, मंगल और राहु ये एक दूसरे से कनेक्ट यहाँ पर हो जाते हैं। अब राहु की महादशा खत्म होने को है, हम बहुत ज्यादा बहुत मेहनत हम कर ली, मेहनत कहें तो हम बहुत ज्यादा अपने दिमाग को यूज कर रहे हैं, यहाँ पर दिमाग को यूज कर रहे हैं, कार्य बन नहीं रहे और हम बहुत ज्यादा तकलीफ पा रहे हैं, सब तरफ से हमें कोई भी साधन आदि नहीं मिल रहा है। तब आती है गुरु की महादशा। गुरु की महादशा जो होती है वो बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देती है। अचानक से आप जहां पर अर्श पे चल रहे, माफ कीजिए, आप बहुत ज्यादा डाउन चल रहे थे, नीचे चल रहे थे, वो अचानक से आपको राइज करवाती है गुरु की महादशा। गुरु कुंडली में कहीं पर भी बैठे हो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, क्योंकि बहुत सारे भावों को के वो कारक होते हैं, कारक तत्व उनको प्राप्त होता है। जैसे गुरु की दशा आती है हम बहुत ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, हमारे विचार बहुत अच्छे होते हैं, हमारे कार्य बनने लगते हैं, हमारा भाग्य साथ देता है, हम बहुत ज्यादा
पुण्य कमाते हैं, मतलब धार्मिक व्यक्ति बन जाते हैं, धर्म पुण्य करते हैं, जहाँ अच्छे अच्छे कार्य करते हैं, बड़ी बड़ी जगहों पर हम खर्च करते हैं, धार्मिक संस्थानों में जाते हैं, धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, हमें भाग्य का साथ मिलता है, संतान का, हमारे अच्छे निर्णयों का साथ भी यहाँ पर मिलता है, मतलब बहुत ही अच्छे जातक हम बन जाते हैं। और हम अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान भी करते हैं। यदि कोई हमें गलत बात भी कहता है तो हम गुरु की महादशा में उस व्यक्ति को जवाब नहीं देते हैं, मतलब हम उसका विरोध नहीं करते हैं। हम गलतियों को भी नजरअंदाज कर देते हैं, चाहे कितनी भी गलती सामने वाले व्यक्ति ने की है। और यहाँ पर हम सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं, ये होती है तैयारी शनि की महादशा की, कि अगर आपकी गुरु की महादशा चल रही है, क्योंकि गुरु तो ज्ञान के कारक ग्रह हैं, बहुत आप ज्ञानी हो जाते हैं, बहुत हाई लेवल के व्यक्ति बन जाते हैं, तो आपको ये भी पता नहीं रहता है कि मेरी जो सराउंडिंग्स है उसमें क्या गलत है और क्या सही है। हम गलत चीज को भी हम अच्छे नजरिए से देखते हैं, वहां पर हम कई गलतियों को नजरअंदाज कर जाते हैं। और फिर आती है शनि की महादशा। अब शनि जैसे आए हैं, शनि का काम तो है फल देना, कर्म फल दाता है, शनि न्याय चाहते हैं। अब हमने जो गुरु की महादशा में जिन चीजों को इग्नोर कर दिया, मतलब जिन गलतियों पर हमने पर्दा डाल दिया, कहें तो हमारे विचार इतने श्रेष्ठ हो जाते हैं कि हम उन गलतियों पर पर्दा डाल देते हैं, और उसका फल हमें शनि की महादशा में देखने को मिलता है कि हम उस टाइम न्यायप्रिय हो जाएंगे। जब शनि की महादशा आएगी तो हम चाहेंगे कि भैया उस समय जो उस जातक ने या उस व्यक्ति ने मेरे साथ गलत किया है, आज हमें उसका फल चाहिए, अब हम उसको दंडित करेंगे, आज हमें उसका फल चाहिए, हम दंडित करेंगे, उसने मेरे साथ गलत कैसे किया। यहाँ पर हम यहाँ न्यायप्रिय बन जाएंगे शनि की महादशा में, हमेशा मेहनत करने वाले हो जाएंगे, मेहनत करके हम अपनी आजीविका को चलाने वाले व्यक्ति हो जाते हैं। तो इसलिए जब गुरु की महादशा आपको लगती है तो उस समय कुछ वैसे तो सब काम हम अच्छे करते हैं, लेकिन कुछ गलतियों को हम इग्नोर कर देते हैं। वो इग्नोरेंस नेचर हमारा गुरु की महादशा में नहीं होना चाहिए, चाहे आपके बड़े क्यों न हो, जो आपसे उम्र में बड़े हैं, अगर वो भी कोई गलत काम करते हैं तो उनको वहीं पर रोक दीजिए, ताकि शनि की महादशा में आपको बहुत ज्यादा परेशान न होना पड़े। इसके लिए शनि की महादशा न्याय चाहती है, आपको न्याय प्रिय ज्यादा बना देती है। अब बात है कि आप अपनी आजीविका कमा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और तरह तरह के मतलब मेहनत करके अपनी आय को प्राप्त कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा कठोर मेहनत करवा देते हैं शनि जब आते हैं, तो शनि की महादशा जब लगती है। अब उसके बाद में आते हैं कि गुरु और शनि एक दूसरे से जुड़े हैं, दशाओं में शनि और गुरु एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। अब बात करेंगे बुध की दशा लगेगी हमें, शनि के बाद में आता है बुध की दशा। अब बुध होते हैं कुमार, और बुध जो होते हैं वो यहाँ पर पराक्रम के भी कारक होते हैं और छठे भाव के भी होते हैं। और बुध की जो नैसर्गिक प्रकृति होती है वो रुपए पैसे फाइनेंस आदि से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। यदि हम स्टूडेंट हैं, मान लीजिए कि यदि आप विद्यार्थी हैं, तो बुध की दशा में आपकी पढ़ाई लिखाई की तरफ विशेष रुझान रहता है, बहुत अच्छी पढ़ाई आप करते हैं। यदि आप मिड एज वाले हैं तो आप यहाँ पर आकर के सोचेंगे भी मैंने शनि की महादशा में तो बहुत मेहनत की है, रुपए पैसे मेहनत से कमाए, अब ये जो मैंने कमाया है, जो छोटी छोटी मैंने पूंजी जमा की है, अब मैं इसको कहीं ना कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करता हूँ ताकि मेरा फ्यूचर ब्राइट रहे। और इसलिए जब बुध की दशा आती है तो पूरा फ्रेश रहता है, बुध का पीरियड फ्रेश रहेगा, आपको रिग्रेट नहीं होता है। बुध की महादशा में आपको नई फील्ड मिलती है जहां पर आप स्टडी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छा परिणाम मिल रहे हैं आपको, और आप बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट्स भी करते हैं, और आपका जो बुद्धि का जो स्तर है वो भी काफी ऊपर तक रहता है, आप बहुत अच्छे निर्णय लेते हैं उस समय में। और इस तरह से बुध की दशा का पीरियड भी बहुत ग्रोथ करता है, क्योंकि बुध को पराक्रम का भाव प्राप्त है, और उसके जस्ट सामने होता है नवम भाव, हमारा भाग्य का भाव। यदि बुध ही बैठ जाएंगे तो भाग्य का उदय भी बहुत जल्दी करवा देते हैं, और यहाँ पर भी बैठते हैं तो भी थोड़ी स्ट्रगल्स के साथ में आपको पूंजी निवेश आदि करवाते हैं। और कहीं कहीं पर विद्यार्थियों को कभी कभी यहाँ पे बुध बैठते हैं और उनकी दशा चल रही है बुध की, तो विद्यार्थियों के लिए थोड़ा सा कष्टकारी समय भी यहाँ पर
बनता है, मतलब जो जिस लेवल की वो स्टडी करना चाहते हैं वो उस तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन फिर भी विद्या में उनका समय बीतता है। तो इस तरह से बुद्ध की दशा चलती है। अब बुद्ध का जो कनेक्शन है वो केतु से होगा, जैसे गुरु का शनि से हो गया, बाकी इन सब का एक दूसरे से कनेक्शन हुआ, लेकिन गुरु का शनि के साथ में और बुद्ध का केतु से होगा। वो कैसे होगा कि बुद्ध में हमने बताया कि विद्यार्थी बहुत अच्छा विद्या अर्जन कर रहे हैं, या बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं, हम बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है केतु। केतु करता है आपको भ्रमित, क्योंकि केतु तो आंखें ही नहीं है उसके पास में, उसके साथ कोई यदि ग्रह बैठ गया है तो उसके अनुरूप निर्णय लेगा। यदि किसी अच्छे ग्रह के साथ बैठ गया, जैसे कुछ के गुरु के साथ बैठ गया है या स्वराशि के शुक्र के साथ में बैठ गया है, तो आपकी बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे जिस भाव में भी बैठे हैं जहां पर भी। लेकिन यदि अकेले बैठ गए हैं या कोई अच्छे ग्रह के साथ में नहीं बैठे, किसी पापी ग्रह के साथ में बैठ गए हैं, तो अब बुध आपको करेगा भ्रमित। यदि आप स्टूडेंट है तो आप यहाँ पर आके कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं मैंने अपने एजुकेशन की जो लाइन है, जो फील्ड है, कहीं गलत तो नहीं चूज करी, क्योंकि यहाँ पर कॉम्पिटिशन बढ़ा देते हैं। केतु जो आएंगे वो आपको यहाँ पर अब मेहनत करवाएंगे, कंफ्यूज करेंगे, बार बार सोचने पे मजबूर करेंगे कि कहीं पर मैंने गलत निर्णय तो नहीं ले लिया है। और आप मिड एज के हैं तो आपने बुध की दशा में जो इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो यहाँ पर आकर के आपको बताएंगे कि कहीं ना कहीं, जैसे शेयर में अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है तो वो यहाँ पर आकर आपको हिट करेंगे, कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, मार्केट डाउन हो जाएगा, आपके इन्वेस्टमेंट्स खराब हो जाएंगी, आपके हो सकता है बिजनेस में भी कुछ समस्याएं यहाँ पर केतु की दशा में आपको प्राप्त हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि केतु किसके साथ में बैठा है, किस भाव के अधिपति के साथ में कितने अंश का होकर के बैठा है, और वो भाव का अधिपति भी कितना बलाबल लिए हुए रहते हैं। तो केतु जो होता है कंफ्यूजन क्रिएट करता है। अब आपने बुध की दशा में बहुत अच्छे निर्णय लिए, लेकिन केतु की दशा में आकर निर्णयों को देखते हुए आप वहां पर बड़े कंफ्यूज हो गए, बड़ी परेशानी में आप आ गए हैं। तो इस तरह से केतु की दशा चलती है। अब निर्णय बहुत अच्छे ले रहे हैं, फिर भी हम केतु की दशा में आकर के कुछ गलत निर्णय ले रहे हैं, हमें बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, रीटेक्स लग रहे हैं, बार बार हमें सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े भी केतु करवा देता है जहां पर वो बैठता है। तो इस तरह से कई तकलीफें केतु देने लगता है। तो बड़ा कंफ्यूजन का ये पीरियड निकलता है 7 वर्ष का। उसके बाद में आती है शुक्र की महादशा। शुक्र की महादशा जो होती है वो केतु और बुध की दशा से बिल्कुल अलग होती है। शुक्र जो होते हैं धन के कारक भी हो गए, सेकंड हाउस आपका कुटुंब का भी है, वाणी का भी है, और यहाँ पे सप्तम भाव में आपका लाइफ पार्टनर को भी इंडिकेट करते हैं और आपके बिजनेस को भी करते हैं। अब यहाँ पर तो हमारा बिजनेस थोड़ा सा कंफ्यूजन में चल रहा था, लेकिन जैसे शुक्र की दशा आती है तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलने लगते हैं, हमारी जो बैंक बैलेंस है वो बढ़ने लगता है, हम बहुत अच्छे बोलने लगते हैं। यदि आप स्टडी भी कर रहे हैं तो यहाँ पर भी आपको अच्छे रिजल्ट्स आ जाते हैं। शादी नहीं हो रही है आपकी तो शुक्र के महादशा में आपकी शादी भी होती है, अच्छा लाइफ पार्टनर भी मिलता है, अच्छा बिजनेस पार्टनर भी मिलने लगता है, और सारी सुख सुविधाएं जो हैं वो शुक्र की महादशा में हमें मिलने लगती है, जिसके हमने सपने देखे थे। तो शुक्र की महादशा इस तरह का रिजल्ट देती है। ये सीक्वेंस जो है वापस रिपीट होने लगती है लाइफ में। यदि आपने शुक्र की महादशा होगी तो उसके बाद में सूर्य की महादशा लगती है। तो इस तरह से जो महादशाएं हैं उनका पीरियड चलता है, और महादशाओं को समझना बहुत जरूरी होता है कि ये दशा हमसे क्या चाह रही है, हमसे क्या करवा रही है, और कौन सी गलती हमें इस दशा में नहीं करनी है जो आगे चल के आने वाली दशा में इसका हमें भुगतान करना पड़ेगा। आज हम यही आपको समझाना चाह रहे हैं कि दशाओं का क्या महत्व है और किस तरह से चलती है। वैसे तो देखिए कोई भी दशा का जो कारक ग्रह है, मतलब शुक्र की महादशा है तो शुक्र आपकी कुंडली में कैसा बैठा है उसके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन प्रकृति जो है वो बिल्कुल इसी तरह से दशाओं की रहती है। यदि हम इन्हें समझ लें तो हमारा जीवन थोड़ा यदि कष्ट से भरा है, तकलीफ पा रहे हैं हम, तो तकलीफ हम कुछ कम कर सकते हैं, हम कोई गलत निर्णय लेने से बच सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आज आपको मेरा ये विषय समझ में आया होगा। आप मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से सुनिए, समझिए, और यदि पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।